हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाचन तंत्र। बायोलॉजी का एक टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये टॉपिक हम कंप्लीटली हिंदी में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम हिंदी मीडियम के लिए लेकर आए हैं कि किस तरीके से हमारा पाचन तंत्र वर्क करता है, किस तरीके से हमारे पास ये सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है। तो सबसे पहले पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे भोजन। भोजन क्या होता है? हम जो भी चीज खाते हैं या पीते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि खाने या पीने लायक वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? भोजन। भोजन सिंपल से जैसे जो भी तुम खा लेते हो, जो भी चीज तुम खा रहे हो और पी रहे हो, वो सब भोजन में कंसीडर होती है, जिसके द्वारा हमें कुछ मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम भोजन कहते हैं। दूसरा आता है हमारे पास, एक वर्ड और आता है भोजन के साथ आता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, जिसको हम बोल देते हैं बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड राशन। एक आता है हमारे पास संतुलित भोजन। संतुलित भोजन का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हो, मतलब ऐसा भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व उपस्थित हो और उनका एक जो निश्चित अनुपात होना चाहिए जिसमें वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो टोटल 7 टाइप के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं? पहला होता है इनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। पहला कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला हमारा कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। मेनली यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, और ये हमारे पास पोषक तत्व उपस्थित होता है जो भोजन में उपस्थित होता है। दूसरा होता है हमारे पास प्रोटीन। सेकंड पोषक तत्व हमारे पास कौन सा होता है? प्रोटीन। हमारी सेल, हमारी कोशिकाएं प्रोटीन की बनी हुई रहती है, इसलिए अगर हमारी बॉडी के विकास और वृद्धि के लिए सबसे मुख्य पोषक तत्व की बात करते हैं तो वो होता है हमारा प्रोटीन। लेकिन अगर हम बात करते हैं मुख्य स्रोत ऊर्जा का क्या होता है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जितने भी काम करते हैं डेली लाइफ में, उनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा मेनली सप्लाई होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। यानी हम जो भी काम करते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लिख रहे हो, आप देख रहे हो, जितने भी ये काम है इनके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा मेनली सप्लाई की जाती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। इसी तरीके से प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। जितनी भी हमारी कोशिकाएं होती है वो प्रोटीन की बनी हुई रहती है, इसलिए प्रोटीन हमारे पास जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा वसा। नेक्स्ट आता है वसा। वसा का क्या महत्व होता है? वसा का महत्व होता है कि एक तो हमारे जितने भी शरीर में अंग होते हैं उनपे ये सुरक्षा का कवर प्रोवाइड करता है। यानी जितने जैसे हार्ट है, हृदय है, हृदय के चारों ओर वसा की एक परत मिलती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए वसा भी जरूरी होती है। और जब कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी हो जाती है तो हमें वसा ही वो ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। हमें पता है मुख्य स्रोत यहाँ पे ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में हमारे पास ऊर्जा का स्रोत होता है वसा। जब हमारे पास शरीर में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो फिर वसा ही हमारे पास ऊर्जा का काम करती है। थर्ड होता है हमारे पास, फोर्थ पोषक तत्व हमारे पास हो जाता है विटामिन। विटामिन सबके मन में ये होता है कि विटामिन हमें ऐसे ही चाहिए होती है, विटामिन की हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होती है, या फिर विटामिन हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है।
विटामिन हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस करती है। जैसे हम एक बात करते हैं कि डीएनए का निर्माण किस तरीके से होता है। तो डीएनए के निर्माण के लिए हमारे पास फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, फोलिक अम्ल की जरूरत होती है। ये भी एक तरीके का हमारे पास विटामिन होता है, बी कॉम्प्लेक्स में आता है। अगर हमारे शरीर में फोलिक अम्ल की कमी हो जाती है और विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के लिए निर्माण होने वाला डीएनए का निर्माण बाधित हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विटामिन्स भी हमारे शरीर में उतनी आवश्यक होती है जितना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है। इसी तरीके से हमारे पास विटामिन डी एक तरीके से हार्मोन भी होता है, इसको हम हार्मोन भी बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस का निर्माण नहीं होगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण भी नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए हमारे पास विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं लवण, खाद्य लवण या मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं जो बहुत सी अभिक्रियाओं को हमारे उत्प्रेरित करते हैं। इन अभिक्रियाओं में जो एंजाइम काम आते हैं उन एंजाइम में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो वहां पे कोफैक्टर की तरह काम करते हैं, वो उन एंजाइम की क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लवण होते हैं जो हमारे शरीर में लवणों का, जैसे मान लो सोडियम एक साल्ट होता है, सोडियम एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे NaCl हमारे पास एक लवण होता है। तो ये NaCl हमारे शरीर में सोडियम और क्लोरीन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही अगर हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है, हमारे शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स में इंपल्स का जनरेशन इन आयनों की वजह से होता है। सोडियम और पोटेशियम आयन रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन जो इंपल्स के जनरेट होने के लिए या इंपल्स को आगे की तरफ जाने के लिए। इसको हम डिस्कशन करेंगे जब भी हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे, हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास लवणों की भागीदारी होती है हमारे शरीर में। इसके अलावा 6 नंबर पे आता है हमारे पास वाटर, जल है तो जीवन है। हमारे शरीर में अधिकतर अप्रोक्स 70% तक जल मिलता है। इस संसार में बीज हमें ऐसा दिखता है कि ये एकदम इसमें जल की मात्रा नहीं होगी, लेकिन जो बीज होता है उसमें भी अप्रोक्स 10% तक जल मिलता है। तो बिना जल के किसी का भी सरवाइव कर पाना संभव नहीं होता है। हमारे शरीर में 70% तक जल मिलता है। ये जल हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी सार्वत्रिक विलायक की तरह काम करता है। जितने भी हमारे शरीर में सब्सटेंस मिलते हैं वो या तो इसमें घुलनशील अवस्था में मिलेंगे या इसमें सस्पेंडेड रहते हैं। जल बहुत जरूरी हो जाता है शरीर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है 7th नंबर आ जाता है हमारे पास खाद्य रेशे। क्या आ जाता है? खाद्य रेशे, फाइबर। हमारे शरीर में फाइबर का कोई अवशोषण नहीं होता है, ना ही हमारे शरीर में फाइबर का कोई डाइजेशन होता है, लेकिन हमारी डाइट में फाइबर का होना बहुत जरूरी हो जाता है, खाद्य रेशे का होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जो खाद्य रेशे होते हैं वो बल्क का निर्माण करते हैं, यानी जैसे हम खाना खाते हैं, खाने का पाचन होता है, पाचन के बाद में उसका अवशोषण हो जाता है और फिर खाने की मात्रा कम हो जाती है। उस खाने की मात्रा को बनाए रखने के लिए हमारे पास फाइबर होते हैं, खाद्य रेशे होते हैं। अब अगर सोचो कि खाद्य रेशे नहीं होंगे तो क्या होगा? खाद्य रेशे नहीं होंगे तो हमारे में कब्ज की बीमारी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाएगी। इससे रिलेटेड हमारे पास होता है पाइल्स की बीमारी।
और जब जैसे ही कब्ज की बीमारी होगी वैसे ही पाइल्स की बीमारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बीमारियां हमारे पास फाइबर से संबंधित होती है। फाइबर का काम होता है हमारा जो वेस्टा होता है, जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन होता है फूड का, हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन के बाद में, अवशोषण के बाद में जो खाना बच जाता है हमारे, जो हमारे किसी भी काम का नहीं होता है, उसका बल्क कम होता है, उसकी मात्रा कम होती है। तो उसकी मात्रा को बनाए रखने के लिए हमारे पास फाइबर्स जरूरी हो जाते हैं। फाइबर्स की वजह से ही हमारे जो शरीर की, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसकी मोटिलिटी यानी उसकी गतिशीलता बनी हुई रहती है। जैसे ही हमारे खाने में फाइबर्स डाइट कम हो जाएगी, फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी, हमारी इंटेस्टाइन की, हमारा जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा आहार नाल है, उसकी कर्माकुंचनी गति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है उसको जितने टाइम तक हमारा आहार नाल में रुकना चाहिए था वो उतनी देर तक वहां पे रुक नहीं पाता है, उस पे हमारे एंजाइम्स प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, जिससे उसका प्रॉपर पाचन नहीं हो पाता है, और जब प्रॉपर पाचन नहीं होगा तो फिर उसका प्रॉपर अवशोषण भी नहीं होता है। इसलिए हमें खाद्य रेशे की आवश्यकता होती है। अभी हमने डिस्कशन किया कि हमारे भोजन में 7 तरीके के पोषक तत्व होने चाहिए। इन पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। इन बीमारियों को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कह देते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि कुपोषण का शिकार हो गया। कुपोषण एक बीमारी होती है जिसमें अगर इन 7 जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, 7 पोषक तत्व पढ़े, अगर इन 7 पोषक तत्वों में से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है या उसकी मात्रा गड़बड़ हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनमें कुपोषण की बीमारी हो जाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कुपोषित व्यक्ति कह देते हैं। अब एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि किस तरीके से हमारे पास संतुलित भोजन होता है। संतुलित भोजन के बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था कि ऐसा भोजन जिसमें हमारे पास 7 पोषक तत्व उपस्थित हो और उनकी एक निश्चित मात्रा उपस्थित होती है, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस का 2:1 आवश्यक होता है। यानी अगर हमारे इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम का अवशोषण होता है, तो फास्फोरस की एब्सेंस में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा। अगर आप केवल कैल्शियम खा रहे हो और फास्फोरस नहीं खा रहे हो तो इसका मतलब आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, क्योंकि एक जरूरी कंडीशन होती है कि हमारे राशन में अगर कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो 2:1 होता है तभी वो हमारी आंत से अवशोषित होता है। अगर ये रेशियो 1:1 हो गया तो केवल हमारे पास 50%, जैसे एग्जांपल बात करता हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास 1:1 है। हमारे फूड में हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो 1:1, तो यहाँ पे केवल एब्जॉर्प्शन होगा, हमारे पास 1% कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका केवल 50% एब्जॉर्ब हो पाएगा। यानी जो 50% फास्फोरस होता है वो हमारे एक्सक्रीटा में निकल जाएगा। इसका रीजन ये हुआ कि कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात 2:1 होना जरूरी होता है। हमारे खाने में, हमारी डाइट में अगर ये अनुपात नहीं हुआ तो फिर हमारा जो भोजन होता है वो संतुलित भोजन नहीं कहलाता। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि मेरे पास A, B, C, D, मेरे पास A, B, C और D 4 कंटेनर है। इसमें हमारे पास 3 पोषक तत्व है। कितने पोषक तत्व है? 3 पोषक तत्व है। इसमें 5 और इसमें 7 है। इसमें भी 7 है। इसमें 3, 5, 7 और इसमें भी 7 पोषक तत्व है। कोई से भी पोषक तत्व ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, मिनरल्स, विटामिन या खाद्य रेशे। इनमें से कोई से भी 3 पोषक तत्व यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ पे 5 पोषक तत्व उपस्थित है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी 7 पोषक तत्व उपस्थित है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे बैलेंस्ड है, सब क्या है? बैलेंस्ड है, एक निश्चित अनुपात में है, निश्चित अनुपात में है। जितने भी पोषक तत्व है वो सारे के सारे निश्चित अनुपात में है।
यहाँ पे भी निश्चित अनुपात में है, निश्चित अनुपात में है, यानी बैलेंस्ड है। यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे पोषक तत्व साथ के साथ पोषक तत्व उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे वो बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे साथ के साथ पोषक तत्व उपस्थित है और सातों के सातों बैलेंस्ड है। यानी जैसे अपन को कैल्शियम और फास्फोरस की 2:1 में रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट उसी तरीके से है कि जैसे मान लो कैल्शियम और कैल्शियम और फास्फोरस 2:1 में ही उपस्थित है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे पोषक तत्व कैसे है, बैलेंस्ड है। तो ये हमारे पास संतुलित भोजन नहीं होगा, ये भी हमारे पास संतुलित भोजन नहीं है, ये भी हमारे पास संतुलित भोजन नहीं है। केवल ये एकमात्र ऐसा है जो हमारे पास संतुलित भोजन होता है। इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे साथ के साथ पोषक तत्व है और वो बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब एक निश्चित अनुपात में है, एक निश्चित मात्रा में है, इसलिए ऐसे राशन को हम बैलेंस्ड राशन कह देते हैं। यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, यहाँ पे भी बैलेंस्ड है लेकिन कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे केवल 5 पोषक तत्व है, 2 पोषक तत्व अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये भी अपन पोषक हमारे पास इसको बैलेंस्ड डाइट है, हम इसको संतुलित आहार नहीं बोल सकते हैं। ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से हमारे पास भोजन होता है, क्या हमारे पास संतुलित आहार होता है और किस तरीके से हमारे पास पोषक तत्व होते हैं। ये हमारे पास एक जनरल इंफॉर्मेशन थी पाचन तंत्र के बारे में। अब पाचन तंत्र के बारे में हम अगर बात करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो इसको समझने की आवश्यकता होती है कि हम इसका कंपैरिजन एक मशीन से करते हैं। जैसे हमारे पास एक मशीन है, उसमें हम फ्यूल नहीं डालते हैं, जब तक हम उसमें फ्यूल नहीं डालेंगे वो काम नहीं करेगी। सिमिलरली हमारा जो बॉडी है वो भी एक तरीके से ऐसा सिस्टम है, एक मशीन है जिसमें जब तक अपन फ्यूल नहीं डालेंगे वो काम नहीं करती है। अब यहाँ पे हमारे पास फ्यूल क्या है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूल होता है भोजन। वहां पे फ्यूल क्या है, वहां पे जैसे कोई मशीन है उसमें पेट्रोल, केरोसिन या फिर डीजल, वो फ्यूल है। लेकिन यहाँ पे फ्यूल क्या है, यहाँ पे फ्यूल है हमारा भोजन। उस भोजन से एटीपी प्रोड्यूस होती है। वहां पे इंजन है, इंजन का काम क्या होता है, उस फ्यूल से एनर्जी जनरेट करना। फ्यूल में जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी है उसको जनरेट करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फ्यूल को बर्न करता है और वहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वहां पे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है रासायनिक ऊर्जा से। ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी एक मशीन है जो खाना खाती है उसमें से ऊर्जा को निकाल लेती है। वो ऊर्जा हमारे शरीर में जितने भी तरीके के काम होते हैं उन काम के लिए प्रत्येक कोशिका को आवश्यकता होती है, प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा को सप्लाई करता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र नहीं होगा तो हमारा भोजन से ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी, कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और जब कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोशिकाएं काम नहीं करेगी, हम बोल नहीं पाएंगे, आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए जरूरी हो जाता है हमारा पाचन तंत्र। लेकिन जिस तरीके से हम एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई भी मशीन होती है उससे 100% उसकी 100% एफिशिएंसी नहीं होती है, उसकी दक्षता 100% नहीं होती है। अगर आप जितना फ्यूल डाल रहे हो उसमें, उससे पूरा का पूरा काम में नहीं ले सकते हो, कुछ ऊर्जा उसकी लॉस हो जाती है। यानी केमिकल एनर्जी से, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हो तो पूरी की पूरी ऊर्जा कन्वर्ट नहीं होती है विद्युत ऊर्जा में, कुछ ऊर्जा गायब हो जाती है। हम कह सकते हैं उसी की तरीके से कि वहां पे जिस तरीके से दक्षता 100% नहीं होती है, वैसे यहाँ पे भी हमारे शरीर की भी दक्षता 100% नहीं होती है। हम खाना खाते हैं तो जो खाने की टोटल ऊर्जा होती है वो हमारे सारे के सारी काम नहीं आती है। बहुत सी ऊर्जा वापस हमारे एक्सक्रीटा में, हमारे मल के द्वारा बाहर निकल जाती है। उस खाने को पचाने में भी कुछ ऊर्जा का लॉस होता है। इसलिए हम जो भोजन की ऊर्जा होती है उस सारी की सारी ऊर्जा को हम काम में नहीं ले सकते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं हमारे पाचन तंत्र की, ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि किस तरीके से हमारे शरीर की बॉडी काम करती है, कैसे ये मशीन से अपन इसको कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पाचन तंत्र की। इसमें हम पढ़ेंगे रूमिनेंट का पाचन तंत्र। जितने भी जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं
जैसे गाय भैंस, उनके पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे। जैसे जितने भी ये रूमिनेंट होते हैं, जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, इनका पाचन तंत्र ह्यूमन के पाचन तंत्र से किस तरीके से अलग होता है। पक्षियों का पाचन तंत्र आदमी के, ह्यूमन के पाचन तंत्र से किस तरीके से अलग होता है। इन सबका हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे और एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ पे पाचन तंत्र की अगर बात करते हैं तो सबका, चाहे किसी भी जानवर के पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं, वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ रहता है। अगर अपन बात करते हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। एक होती है आहार नाल और एक होता है हमारे पास सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों से मतलब होता है कि हमारा जो पाचन की प्रोसेस होती है, पाचन होता है, उसमें ये सहायक होती है, सहायता देती है। जैसे आप एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई आपकी उसमें सहायता करता है तो वो सहायक हो गया। वैसे यहां पे सहायक ग्रंथियां पाचन तंत्र में हमारे आहार नाल का सपोर्ट करती है, जिससे हमारा पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, इसलिए इनको अपन सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। हमारा पाचन तंत्र को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। अब अपन अगर बात करते हैं कि आहार नाल की बात करते हैं, तो आहार नाल एक हमारे पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक नलीनुमा संरचना होती है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। जैसे एक हमारे पास ये नली है, ये मेरे पास नली है, पाइप है, इसमें ये मॉडिफिकेशन हो गया है। यहाँ पे किसी तरीके का मॉडिफिकेशन हो गया तो ये बन गया हमारे पास आमाशय। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी आहार नाल एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसकी 4 लेयर होती है, 4 परत होती है। जैसे ये एक पाइप है, इस पाइप पे 4 परतें हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये आहार नाल होती है। लेकिन इस आहार नाल में कुछ उभार आ जाते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग हमारे पास अंगों का अंग मिलते हैं। जैसे हमारे पास ये आमाशय मिल गया, आहार नाल में मॉडिफिकेशन की वजह से ये आमाशय का निर्माण होता है। तो हमने क्या बोला कि आहार नाल क्या होती है। आहार नाल एक पाइपनुमा संरचना होती है जो 4 लेयर से 4 परतों के द्वारा बनी हुई रहती है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए आवश्यक होते हैं। अगर ये मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे तो हमारे लिए पाचन में सहायता नहीं होगी, पाचन में डिफिकल्टीज होगी। पाचन में सहायता के लिए ये मॉडिफिकेशंस आवश्यक होते हैं। एक चीज मैं भूल गया था कि अगर अपन भोजन के आधार पे जानवरों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कार्निवोरस होता है, मांसाहारी होता है, एक शाकाहारी होता है, हर्बिवोरस होता है, और एक ओमनिवोरस सर्वाहारी हो जाता है। अगर शाकाहारी की बात करते हैं तो शाक वर्ड आता है, शाक। शाक का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। शाक का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। तो शाकाहारी वो जंतु होते हैं जो पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो शाकाहारी जानवर होते हैं। दूसरा होता है मांसाहारी, जो मांस का सेवन करते हैं, मांसाहारी हो जाते हैं। इसी तरीके से थर्ड होता है सर्वाहारी, जो मांस का सेवन भी करते हैं और उसके साथ साथ शाक का सेवन भी करते हैं, पेड़ पौधों का सेवन भी करते हैं, उनको हम सर्वाहारी बोल देते हैं। अब कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? एक तरीके से हमारे पास सर्वाहारी है, जो मांस भी खाता है, पेड़ पौधे भी खाता है। शेर, लायन, टाइगर की बात करते हैं, ये कंप्लीटली हमारे पास मांसाहारी होते हैं। बिल्ली भी हमारे पास मांसाहारी होती है। कुत्ता हमारे पास सर्वाहारी हो जाता है। कुत्ते को अगर तुम मीट नहीं देते हो तो भी वो सरवाइव कर जाता है, क्योंकि वो पौधों पे भी निर्भर हो सकता है। वो हमारी तरह रोटी खा सकता है, हमारी तरह दूध पी सकता है,
लेकिन यहाँ पे दूध शाकाहारी नहीं होता है, दूध पीने का मतलब शाकाहारी नहीं होता है, वो एनिमल स्रोत से मिलता है। शाकाहारी का मतलब केवल इतना होता है जो शाक को खाता है, मतलब पेड़ पौधों को खाता है, वो शाकाहारी हो जाता है। शाकाहारी यहाँ पे कुत्ता सर्वाहारी हो गया, गाय भैंस बकरी भेड़, ये सब हमारे पास उदाहरण है शाकाहारी के। तो इस तरीके से हम जानवरों को 3 भागों में बांटते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब अपन बात कर रहे थे आहार नाल की। तो आहार नाल की लंबाई डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि हमारे पास जानवर किस तरीके का है। अगर हमारे पास जानवर मांसाहारी है तो उसमें आहार नाल की लंबाई कम होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास जानवर मांसाहारी है तो उसमें आहार नाल की लंबाई कम होती है, क्योंकि वो मांस खाता है और मांस प्रोटीनस डाइट होती है, उसमें प्रोटीन होता है, तो उसको पाचन के लिए एक कोई लंबी आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती है। पाचन, प्रोटीन का पाचन या मीट का पाचन बहुत इजी होता है, इसलिए वहां पे उसको एक लंबी आहार नाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बोलते हैं कि मांसाहारियों की आहार नाल छोटी होती है, लेकिन सर्वाहारी पादपों का भोजन करते हैं, पादपों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है। अगर कंपैरिजन करते हैं तो सबसे लंबी आहार नाल शाकाहारी की मिलती है और सबसे छोटी आहार नाल मांसाहारी जानवरों की मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, एक ही जाति के 2 सदस्यों की बात करता हूं, जैसे आप और आपके पापा, इन दोनों के आहार नाल में भी अंतर आ सकता है। हो सकता है आपके पापा की आहार नाल आपसे बड़ी हो सकता है आपके आहार नाल बड़ी हो, तो इंडिविजुअल में भी वेरिएशन आता है। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सबकी जितने भी ह्यूमन है उनकी आहार नाल एक जैसी होती है, सबके आहार नाल की लंबाई अलग अलग होती है। लेकिन अगर जनरल बात करते हैं तो जनरल आहार नाल की लंबाई हमारे पास होती है 8 से 10 मीटर की, 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है आहार नाल की। अब आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं आहार नाल के बारे में। आहार नाल किसके बारे में कर रहे हैं, आहार नाल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला तो हमने पढ़ा कि एक पाइप नुमा संरचना होती है। क्या होती है, एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसमें पाचन की क्रिया को बढ़ाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। एक पाइप नुमा संरचना जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं जिससे पाचन की क्रिया अच्छे से हो। ऐसी पाइप होती है जिसपे 4 परत मिलती है। अगर अपन बात करते हैं आहार नाल की शुरुआत कहां से होती है और खत्म कहां से होती है, तो आहार नाल मुख से शुरू होकर, आहार नाल मुख से शुरू होकर गुद्दा द्वार पे खत्म हो जाती है, या हम बोल सकते हैं गुद्दा पे खत्म हो जाती है। माउथ से लेकर एनस पे खत्म हो जाती है। ये हमारे पास आहार नाल का एक इंट्रो हो गया कि आहार नाल माउथ से शुरू होती है और एनस पे खत्म हो जाती है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो 1 बाय 1 करके हम लेते हैं। सबसे बाहरी पार्ट, सबसे पहला पार्ट जो एनवायरनमेंट में ओपन होता है, जो भोजन को ग्रहण करता है, वो होता है मुख। आहार नाल का सबसे पहला पार्ट होता है मुख और मुख गुहा, मुख और मुख गुहा। यहां पे मुख गुहा का क्या मतलब है ये भी समझेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कौन कौन से पार्ट होते हैं आहार नाल के। सबसे पहले मुख और मुख गुहा होते हैं, उसके बाद में हमारे पास होता है फेरिंग्स, उसके बाद में हमारे पास होता है फेरिंग्स। फिर आता है थर्ड पार्ट आता है हमारे पास ईसोफेगस, थर्ड पार्ट आता है ईसोफेगस आता है। फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास आमाशय। फिफ्थ पार्ट आ जाता है हमारे पास आत्र।
एक हमारे पास छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, इन सबको अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आ जाता है अपने पास एनस, गुद्दा द्वार या गुद्दा। उसके बाद में एनल केनाल, तो वो गुद्दा द्वार हो जाता है और वो ओपन होता है एक स्फिंक्टर के द्वारा, एक अवरोधिनी के द्वारा, जिसको अपन एनस बोल देते हैं। तो ये मेनली हमारे पास पाचन तंत्र के आहार नाल के पार्ट होते हैं। कौन कौन सी सहायक ग्रंथियां होती है, ये एक बार जब अपने सारे पार्ट हो जाएंगे उसके बाद में अपन वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लेके आएंगे मुख और मुख गुहा क्या होती है और फेरिंग्स क्या होती है।